9वें-10वें दिन भी आ जाता है। चलिए पढ़ाई करें। क्या करना था आज? यार ये बहुत पेशेंस वाला सवाल है। एक ही बच्चे के सारे डाउट्स हैं। शर्मा जी सॉल्यूशंस भी तो हैं। IUR। अच्छा और ठीक है क्वेश्चंस नहीं, उसकी तो थ्योरी थी। डाउट कहाँ है यार? इस बंदे के डाउट्स तो है ही नहीं। अच्छा यश गुप्ता आ गया बीच में, प्रदीप शर्मा के बीच में। अब फोर्स इक्वेशन काम नहीं करेगी। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि जो रिजिड बॉडी की रॉड्स होती है ना, वो थोड़ी सी गड़बड़ होती है। कौन सी फोर्स इक्वेशन लिखा है? ये नॉर्मल कहाँ से लगा? कौन सी हिंज? कौन सी क्वेश्चन? इसमें हिंज कहाँ है? शीट में कहाँ है? S2। यार ये क्लियर नहीं है, दिस फोर्थ पार्टिकल बी पार्टिकल का ये वाला। इससे आंसर मतलब आंसर आया नहीं आया, आगे की कहानी कहाँ है इसकी? कैसे चेक करूं? फोर्स इज इक्वल टू अल्फा। मेरे हिसाब से तो मास भी होना चाहिए था इसमें। कंपोनेंट्स गलत है। अच्छा इस
तरफ लिया, ये 30 डिग्री, M अल्फा, ये 30 डिग्री, M अल्फा। मतलब ये क्यों कर रहे हो, मतलब वाई? मैं आपको ये बता सकता हूँ ये डेंजरस क्यों होता है, ये समझ लो आप, वो ज़्यादा काम की चीज़ है, क्योंकि मैं खुद इसमें फंस चुका हूँ बार बार, तो वो समझ लो वाई इट इज डेंजरस। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेके समझा, जैसे मान लो ये एक रॉड, ठीक है, और इसको अपन ने ये रस्सी पे काटा, मैं क्या करता हूँ, मैं इतने हिस्से को अलग कर, सब लोग ध्यान दे रहे हैं ना, L बाय 2, राइट, और मैं ये आर्ग्यूमेंट देता हूँ कि इस हिस्से पे तो टेंशन ऐसे ही लगेगी बस, बाकी mg बाय 2 लगेगा ऐसे, तो इसका एक्सेलरेशन अल्फा तो मैं निकाल लूंगा, इससे निकाल के देख लीजिए गलत है, तो इस पॉइंट के अबाउट यदि मैं अब टाउ इक्वल टू dl बाय dt लगाऊं, कुछ भी लगा दूं इसके लिए, तो गलत आ जाता है। क्यों गलत आ जाता है? बिकॉज जो रॉड होती है वो अपन के कहने से टी इधर लगाओ ऐसे नहीं करती, वो एक्चुअली एक फोर्स ऐसे भी लगाती है, फिजिकली नहीं तो वो थिन रॉड एग्जिस्टिंग वाई लगाती है, इसमें वाई कोई भी लॉजिकल चीज का आगे वाई पटक थोड़ी थोड़ी, ठीक है, लगाएगी लगाएगी, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। हाँ, पॉइसन रेशियो तो अलग कहानी है, बट यस, ठीक है, क्लियर है? इसलिए जब तक बहुत जरूरत ना पड़ जाए इंटरनल फोर्सेस से डील नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैं एक सवाल और बता दूं आपको, जिसमें इसी तरह की बुद्धि लगाने से गड़बड़ हो जाती है, जैसे कि जे एडवांस का 11, एक बार सब लोग देखिए, इट इज 2005 का क्वेश्चन, ऐसा ये किसी में नंबर इधर हो जाए ऐसा, कर लीजिए एक बार ट्राई, चप्पल काट दे, समझ रही? पूरा देहरी पर चप्पल चप्पल कर दे, तना है जे वो जंगल ना बोल, देखी माय बाहर हम बाहर इससे चूड़ी में लगा अरे बाबा कौन को तो चूड़ी में है, हां चूड़ी को है,
कहाँ तक ले सकते हैं ये जाकर ले वेट कर रहा हूँ आप लोग के ठीक है बच्चों, क्लियर है? जैसे ये वाला सवाल ट्राई कर लो तो बता देता हूँ। वेट कर रहा हूँ आप लोग के ट्राई का। वो फाइल नहीं करते हैं ना तो वो मेरे पास है ज़्यादा अच्छी बात है करो डिस्कस, कर लिया हो तो अटेम्प्ट। वो ऐसे लगा करते हैं Okay, here we begin. तो मैं वो चेक वेक करूंगा, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, आपका नुकसान ही ज्यादा होगा। कभी सही हो जाएगा, कभी गलत हो जाएगा। जब तक जरूरत ना पड़े रॉड के फोर्सेस लिखने ही नहीं चाहिए। इंटरनल फोर्सेस, रिजिड बॉडी के सिनेरियो, मुद्दा ही है। मतलब कुछ चीजें मैं प्रूव कर सकता हूँ, बट कई सारी चीजें नॉनसेंस हो जाती है। मतलब मुझे आता है, आप गलत कर। देखिए ये पक्का है, यहाँ पे नॉर्मल लग रहा होगा, ये पक्का है, यहाँ पे एक नॉर्मल लग रहा होगा। ये भी प्रूव हो जाता है सिमेट्री से कि दोनों नॉर्मल बराबर बराबर, राइट? भाई कोई लोग आए कि नहीं आए यार? आज 4-5 ही बच्चे आएंगे ऐसा लग रहा है। लड़कियां भी नहीं है कोई भी, तो काफी मुखर रहती है लड़कियां। अच्छा ओके, ऐसे करके नॉर्मल आ जाएगा, राइट? अब दो फ्रिक्शन आएंगे, ये दिल की आवाज से भी देख सकते हैं, सिमेट्री से भी देख सकते हैं, सब तरह से देख सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि यदि अपन यहाँ पे कोई भी पॉइंट चुने, जैसे ये चुन पूरे सिस्टम के, तो टॉर्क 0 आ जाएगा, सारे बैलेंस हो जाएंगे फोर्सेस। तो टॉर्क की कोई इक्वेशन ही नहीं आती। आप बोलो सर ये वाला ले लेते हैं पूरे सिस्टम के लिए, कुछ भी नई इक्वेशन नहीं आई, क्योंकि फ्रिक्शन का टॉर्क फिर 0 हो जाएगा। तो मरता क्या ना करता वाला करके आपको लेना पड़ता है इस सवाल में एक ही रॉड। अच्छा, अब एक रॉड लेने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है यदि हम इस पॉइंट के अबाउट लिखें, क्योंकि जो यहाँ का फोर्स होगा, जो दूसरी रॉड लगा रही होगी, जिसकी डायरेक्शन हमें नहीं पता, जिसका कितना कंट्रीब्यूशन इसका आ रहा है हमें नहीं पता, तो उनका टॉर्क तो 0 हो जाएगा, आराम से स्लो हो जाता है। उसके बाद तो फिर ये
इसी को यदि अपन किसी और पॉइंट के अबाउट लिख दें तो वो अननोन फोर्स जान ले लेते हैं। वो तुक्के वाली बात हो जाती है, सही निकल गया तो निकल गया, नहीं निकला तो कोई बात नहीं, जिंदगी है। तो नॉट द बेस्ट अप्रोच, है ना भाई। आप मास्क लगा के बाहर घूम रहे इधर उधर और आप आके बोलो देखो देखो मैं तो बचा हूँ, कोरोना नहीं हुआ मेरे को, तो मतलब समझदारी की बात तो नहीं है ना। घूम रहे इधर उधर, झप्पिया पा रहे हो लोगों से, ये तो प्रॉब्लम ही है भाई। नहीं हुआ नहीं हुआ, बच गए तुम। मेरे घर के सामने पार्क है, वहां नहीं जा पा रहा है। एक बुजुर्ग आदमी मुझसे 50 मीटर आगे चल रहा था, उसको देख के डर के वापस आ गया। हाँ, रॉड के लिए जहां तक हो सके, मतलब मैं डिटेल में पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, पर पॉइंट ये कि मेरे को तो क्या, यहाँ घर पे बैठ के कंप्यूटर पे आराम से आपको समझाना, कुछ गलत हो गया तो अगला दिन फिर है सुधारने के लिए, आपके पास अगला दिन नहीं है। सो बी सेफ। क्यों? जेई का एग्जाम हर साल दोगे क्या मेरे भाई? पूरे ही तो नई बीमारी तो नहीं चल रही है अभी। सर हो गया कोरोना, अब तो किसको कोरोना हो गया जी? अच्छा, आपको कोई ज्यादा तकलीफ तो नहीं हुई होगी, आप लोग तो सेफ ही हो। थोड़ा खांसी जुकाम बुखार, हाँ इतना ही हो। कईयों के तो, मैक्सिमम लोग के तो माइनर सिम्टम्स है। चलिए पढ़े भाई, मेडिकल एडवाइस मत मांगो कतुरिया मुझसे, है ना। मैंने एज एन एग्जाम्पल बोला था कि भाई मत करो, जहां तक हो सके इंटरनल फोर्सेस से डील। तो यार इंटरनल फोर्सेस से खेलने का तेरे को क्या शौक चल रहा है भाई मेरे? अमन सिंह नरक में जलेगा तू। मैं कितने का लगता हूँ तेरे को, 65 का कि 75 का या 55 का? पचास का लगता हूँ मैं आगे, तो मैं लाके मुझसे ना, मैं बताता हूँ, है ना। अपन पंजा लड़ाएंगे, देखे कौन जीतता है ना। पुशअप चैलेंज करेंगे अपन। ठीक है भाई, तुम क्यों इंटरनल फोर्स के पीछे पड़ गए हो मेरे भाई? यश गुप्ता जी, ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, लोग ले लेते हैं, कर लेता हूँ मैं डिस्कस। ये सारे अच्छे कॉन्सेप्चुअल डाउट्स हैं इसलिए। यश गुप्ता जी हैं क्या? यश गुप्ता जी, आप हम
से शुरू से पढ़ रहे हैं। अपन ने सिस्टम्स के बारे में बात करी थी क्या? कोई एक चीज सिस्टम में हो तो अगले मोमेंट पे भी लेनी पड़ती है क्या? या वो टूट जाए तो बोलेंगे नहीं नहीं अब तो गेट आउट? मिस्टेक दिख रही है आपको? एक टर्म मिसिंग है, नंबर 1। अभी मैंने आधा सॉल्यूशन दिया। अरे यार, यहाँ पे टर्म 0 होनी चाहिए। अभी तो सवाल ध्यान से पढ़ ले। तो वहां ये लिखा है कि ये डिस उससे अलग हुआ है। अलग हुआ है तो उसके जस्ट पहले इसके पास इनर्शिया था। अलग अलग पार्टिकल अलग अलग वेलोसिटी से चल रहे थे। अलग होने पे कोई फोर्स लगता है क्या? छोड़ने पे? छोड़ने पे कौन सा फोर्स लगता है मेरे भाई? हाँ, ये दिल की आवाज कह रही ना वर्टिकल गिरेगा। वही तो मैं कह रहा हूँ बेटा, दिल की आवाज जो है वही सुनना है। तो फिर एक कूची उठाओ और शुरू हो जाओ। नाती पोते दुआ देंगे तुम्हें। ये देखो नाना जी की मैंने एक पेंटिंग बेच के बेंटली खरीद ली। खुद भूखे मरोगे कहीं पे, वो अलग प्रॉब्लम। जहाँ पे भूखे मरोगे वो चौराहे का नाम तुम्हारे नाम पे रखे। देखो साहब, यही बना था भूखे आर्टिस्ट, इसी चौराहे। सही है कि नहीं? चौराहा तुम्हारे नाम पे होगा, कोई टेंशन की बात मुझे तो नहीं लगती। नहीं, नाम होगा सौरभ मिश्रा। ऐसे क्या? सौरभ मिश्रा चौराहा। अरे जब फोर्स ही लग रहा तो कोई चेंज क्यों आएगा मेरे भाई? इस पे कोई फोर्स लगेगा तो चेंज आएगा ना इमीडिएट ओमेगा में। ये बता ना, कोई चेंज के लिए फोर्स चाहिए कि नहीं चाहिए? तो अलग होने के लिए तो कोई फोर्स लगता थोड़ी है। जो लगता था वो बंद हो गया। इमीडिएट तो कोई चेंज होने का रीजन नहीं ना। कोई इंपल्सिव फोर्स लग रहा है क्या इसके ऊपर? अलग होने के लिए कौन सा इंपल्स लगा? इसलिए दिल की आवाज नहीं सुननी है। शादी ब्याह के मामले में सुन लेना, हालांकि उससे भी कोई खास फायदा नहीं। रिजल्ट सेम ही है। यार ये सवाल बहुत अच्छा है। क्योंकि बेटा ये बोलने में बड़ा अच्छा लगता है। देखो, सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आपकी जिंदगी में अपने पैरों पे खड़ा होना with lots and lots of options। अब आप आगे सोच लो खुद, फिर सुन लो दिल की। दूसरों के पैसों पे दिल की सुनना तो आसान काम है ना। आपके पिताजी अपने दिल की सुन लें, नौकरी वोकरी छोड़ के बैठ जाए और कुची पकड़ ले, आपका क्या हो? दिल की सुन रहे? मेरा जैसा आदमी पढ़ाना छोड़ के गाना गाना शुरू कर दे इतनी फटी हुई आवाज के साथ,
सुन रहा हूँ। ऑलराइट, 161 देख लीजिएगा, बहुत प्यारा सवाल है और बहुत अच्छा डाल। अरे अरे मृणालिनी जी, अब ये सवाल बहुत अच्छा, आपको टाइम दे रहा हूँ ना, ऐसे मत करिए। मतलब चलिए अगली क्लास में कर लूँगा, मृणालिनी जी को मैं नाराज नहीं कर सकता, ये अगली क्लास में डिस्कस करूँगा बस। चलो ठीक है मृणालिनी जी, कर लेना सब लोग, इरोडो का बहुत अच्छा सा। अभी तक तो नहीं किया ना एक भी ऐसा, राइट? यमीन जबरीन भाई अभी ड्रॉपर्स बैच का पक्का नहीं, ठीक है? कब शुरू होगा? शुरू तो होगा पर टाइम नहीं, ठीक है? पहले तो प्लान यही था जेई के बाद होगा, अब देखते हैं एडवांस का क्या रहता है। मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ बच्चों, क्या क्या बोला गया था मुझे पढ़ाने को, जल्दी जल्दी बोलो। IOR, सबसे पहले IOR, ठीक है? तो 2 पार्ट है इसके, 3 पार्ट एक्चुअली, मीनिंग, डिटरमाइनिंग या लोकेटिंग, और तीसरा एप्लीकेशन। नई डेट कहाँ है भाई जे की? तो यार भी पढ़ लेना जो पढ़ा रहा हूँ, क्या लेते। तो इसका जनरल जनता मीनिंग लेती है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, मैं थोड़ा सा इसका मीनिंग अलग लेता हूँ, पहले तो इसकी फुल फॉर्म चेंज कर, इंस्टेंटेनियस एक्सिस या पॉइंट बेटर रहेगा ऑफ रेस्ट, ठीक है? क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है थोड़ी सी जनरल बात हो जाती है, पॉइंट ऑफ रेस्ट या पॉइंट ऑफ या एक्सिस ऑफ रेस्ट थोड़ा सा फिर भी बेटर है। दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि जब हम रेस्ट बोल रहे हैं तो वो सिर्फ वेलोसिटी से कंसर्न, राइट? एक्सेलरेशन पे नो कमेंट, ठीक है क्या बात? पक्का? बढ़ो आगे। ये इसका मीनिंग एज इन फुल फॉर्म है, मीनिंग तो अभी तक नहीं बताया। मीनिंग क्या है? मीनिंग ये कि मान लीजिए एक रिजिड बॉडी जिसका सेंटर ऑफ मास किसी वेलोसिटी से चल रहा, राइट? और जो रिजिड बॉडी किसी एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही हो, तो इस मोमेंट पे इंस्टेंटेनियस, इस मोमेंट पे एक ऐसा पॉइंट ज्योमेट्रिकली, नॉट फिजिकली, ज्योमेट्रिकली एक ऐसा पॉइंट ढूंढा जा सकता है which may or may not lie on rigid body, ठीक है? एक ज्योमेट्रिकली ऐसा पॉइंट ढूंढा जा सकता है which may or may not lie on rigid body, मतलब यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है। इट्स अ ज्योमेट्रिकल आइडिया। यहाँ तक क्लियर है क्या? फिजिकल पॉइंट नहीं है वो, इसलिए बॉडी के बाहर भी हो सकता है, ज्योमेट्रिकल पॉइंट, ठीक है? बाहर लेके बात कर लूं क्या?
वैसे बुलेट भी ओके, बाहर लेके बात करूं तो अब देखिए बाहर तो आप बोलेंगे साहब सारे पॉइंट रेस्ट पे डिफिनेशन से जाओगे तो सारे पॉइंट इंस्टेंटेनियस और रेस्ट वाले तो हो गए, पर वो एक्सेस ऑफ या पॉइंट ऑफ नहीं है। ओके, तो वो ज्योमेट्री का पार्ट क्या है वो जरा अपन देखो। वो ज्योमेट्री का पार्ट ये है कि यदि मैं इस पॉइंट ओ से कोई भी पॉइंट को कनेक्ट कर दूं, रिजिड बॉडी के, तो इस पॉइंट के फ्रेम में इसका वेलोसिटी इस पॉइंट के फ्रेम ओमेगा r1 ऐसा आएगा, राइट? और यही वो वेलोसिटी है जो यदि ग्राउंड से भी दिख रही है इस पॉइंट पी की, तो टेक्निकली इस मोमेंट पे इसको एक्सिस की तरह ट्रीट कर सकते हैं। लिख लीजिए आप आराम से। यहाँ पे क्लियर है? ज्योमेट्रिकल पॉइंट वाली बात समझ में आई सबको? ठीक है, ये यहाँ होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी कहानी ही रहती, बस ये कि ये पॉइंट एक्चुअली रेस्ट पे, ठीक है? अब सवाल ये उठता है कि दिस इज गुड इनफ टू फाइंड वेलोसिटी। गड़बड़ क्या होती है देखिए, किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी निकालने के लिए आगे डिटरमाइनिंग और एप्लीकेशन में ही बात करेंगे कि इसको हम वेलोसिटी के लिए तो यूज कर सकते हैं, बट इसको यदि अपन टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा के लिए यूज करें तो वो मामला गड़बड़ हो सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होता, बट कभी कभी होता है, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन के बारे में तो हमने कुछ किया ही नहीं है। We don't know its acceleration, ना? This point geometrically may be an accelerated point. ठीक है कि नहीं? बढ़े आगे। अब निकालेंगे कैसे? 3 तरीके हैं जी निकालने के।
तरीका नंबर 1, यदि हमको V और ओमेगा दोनों मिले हुए किसी भी पॉइंट का, नॉट जस्ट सेंटर ऑफ मास, कोई भी पॉइंट भी है रिजिड बॉडी पे, इसका वेलोसिटी हमें मालूम हो और इसकी हमें ओमेगा मालूम, रिजिड बॉडी, तो व्हाट वी कैन से इज दिस, इट डेफिनेटली इस लाइन पे लाई करेगा और इस तरफ ही लाई करेगा, कह सकते हैं कि नहीं? जल्दी बोलो भाई। राइट, और यहां से कुछ r दूरी पर उसको होना पड़ेगा सच दैट ओमेगा r इज इक्वल टू वीपी आ जाए। Without ये तरीका नंबर 1 हो गया। ये बहुत ही फालतू चीजें, एक्चुअली इसकी कोई जरूरत नहीं होती है, बट अब ठीक है, आप लोगों ने कहा इसलिए पढ़ा रहा हूं, बहुत ही बकवास चीज है। तो ओमेगा और भी दोनों नोन है, क्या दूसरे लोगों ने इतना पढ़ा दिया है इसको जबरदस्ती। दो वेलोसिटीज नोन हो, सिर्फ डायरेक्शन, V1 V2 की सिर्फ डायरेक्शन नोन है, दो पॉइंट्स। थोड़ा सा गलत चलिए, ये Q पॉइंट की वेलोसिटी नोन है, डायरेक्शन, इस पे परपेंडिकुलर मारा, तो दिस वुड बी और दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्यों? क्योंकि इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स मौजूद होंगे उनके लिए तो ओमेगा आर आना है, तो उनके तो ये परपेंडिकुलर ही आएगी वेलोसिटी। इस लाइन पे जो आने हैं, इस लाइन पे जितने पॉइंट होंगे उनके लिए परपेंडिकुलर आनी चाहिए, तो ये वाला पॉइंट के लिए दोनों के लिए परपेंडिकुलर हो पाएगा, तो यही हो पाएगी एक्सिस ऑफ रोटेशन सबके लिए। ठीक है, बढ़े आगे। एक केस में P बाहर लीजिए, अबे रिजिड बॉडी पे होने पड़ेंगे P और Q, तो हीरो। रिजिड बॉडी के दो पॉइंट होने पड़ेंगे दादा, सोच तो ले क्या बोल रहे हैं। तभी मान लीजिए दो पैरेलल वेलोसिटीज मालूम हो,
मान लीजिए दो मैग्नीट्यूड पता हो एक ही मतलब डायरेक्शन में पैरेलल, तो ही पता कर सकते हैं सिमिलर ट्रायंगल से, क्योंकि V2 R2 मतलब V2 by R2 मस्ट बी इक्वल टू V1 by R1, जहाँ पे R1 R2 क्या होंगे, क्लियर है यहाँ तक? अब जैसे कि मैं इस तरह का सवाल दे दूं, ठीक है, अब बहुत ही फालतू चीज है, इसका कोई यूज नहीं है, एक आध सवाल बन जाता है इसमें कि भाई ये एक रिजिड बॉडी जा रही है जिसका सेंटर बी से चल रहा है, और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 4v/r है। अब इसका IUR बता दीजिए क्या होगा। बस सिंपल, ठीक है, तो यहाँ आ जाए। अब मान लो इसमें अपन जबरदस्ती इसके अबाउट सॉल्व करते तो गलत हो जाता है सवाल, वो बात है बस, ठीक है। और शीट में एक सवाल है वो आप कर लीजिएगा जहाँ ये थोड़ा सा यूज होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ लेडर वाला एग्जैक्टली, क्योंकि वो एक्सेलरेटेड होगा भाई खान जी। O2 का सेकंड एंड थर्ड, नहीं सिर्फ थर्ड एंड,
एप्लीकेशन इसकी क्या आ जाती है? एप्लीकेशन कुछ इस तरह की आ जाती है, जैसे कि मान लीजिए ये पीओ रोलिंग करते हुए जा रही है, राइट, और पीओ रोलिंग कर रही होगी तो क्या होगा? यही पॉइंट हो जाएगा इस पॉइंट ऑफ रेस्ट, वो पॉइंट। इसके रिस्पेक्ट में आप किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी लिख लो, बिल्कुल सही है। जैसे मान लो इस पॉइंट का, ये दूरी कितनी हो जाएगी? r√2। वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसके परपेंडिकुलर। और यदि आपको ऐसे चेक करना हो तो ऐसे भी चेक कर सकते हो कि सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में कितनी आएगी वेलोसिटी, ओमेगा r। दिस इज वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, और खुद सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इसमें जोड़ लीजिए, दैट इज v या ओमेगा। तो नेट वेलोसिटी क्या आ गई? v√2। ठीक है कि नहीं बात? नॉट इन सिलेबस लिखा है तो कैसे करूंगा डिस्कस भाई निखिल वर्मा? सीट में मतलब जेई वालों ने भी तो ये लिखा है, जेई वालों ने कुछ और लिखा है क्या? कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो? कौन सा नंबर क्वेश्चन है भाई? 2016 का कौन सा? हाँ, अरे वो सी उसका सही आंसर है, लेकिन सबसे इजी पार्ट उसका ए था, तो उन्होंने ए को सिर्फ ए लगाने पे भी मार्क्स दे दिए ना बेटा। ए इज विद इन सिलेबस, सी इज नॉट। ठीक है, 47 तो बोनस ही है। जतिन गुप्ता जी आप देख लीजिए, ए का सोल्यूशन दिया है। शीट में क्वेश्चन 47, अब शीट में आंसर दे दिया हमने, कौन सी साइड पे? बेटे प्लीज अंडरस्टैंड मडालिनी, मार्क्स किसके बेसिस पे दिए थे? सो इसका मतलब दोनों अलग अलग है ना बेटा। सरकारी बाबू लोग में क्या बताऊं, मतलब उनको शर्म आती है कहने में कि हमसे गलत सवाल हो गया, तो उसका उन्होंने मतलब इसमें क्या बोलूं मैं?
बोनस ही है साइड पे, लेकिन वर्मा जी तो बोनस ही बता रहे हैं। ला भाई मैं खुद चेक कर लेता। 2017 चेक कर रहा हूँ मैं शायद। गिव मी अ मिनट। रिजिड बॉडी में ये लोग पागल हुए थे, अब सुधर गए। हम लोगों को परेशान करने के चक्कर में खुद ही का बच्चों को परेशान कर। ये लीजिए जी, फोटो पोस्ट कर देता हूँ, इससे ज्यादा क्या। बट वो कर भी दे तो मुझे कोई मतलब, आपकी बात विश्वसनीय है, मैं ये कह रहा हूँ वो कर सकती है ना, बात विश्वसनीय है। मैं आपकी बात का ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं हुआ होगा, बाबू लोग कर सकते हैं। अरे भाई बड़ा पंगा है। ठीक है जी, बना लेनी चाहिए, अभी तक तो यही है। अगले साल फिर चेंज कर ले तो बिल्कुल भरोसे लायक नहीं है ना। ये हुआ क्या, मैं आपको स्टोरी समझा देता हूँ। व्हाट हैपेंड वाज, प्रोफेसर लोग होते हैं, बड़े आदमी होते हैं, ठीक है। तो अब पढ़ते लिखते हैं नहीं, और आईआईटी में भी बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोफेसर कभी होते हैं कभी नहीं होते, किसके हाथ में जाता है नहीं जाता है, अलग कहानी। तो आईआईटी के अंदर आईआईटी प्रोफेसर की वजह से फेमस नहीं है, आईआईटी मेरी वजह से फेमस है। मैं मतलब आईआईटियंस। आईआईटी डज नॉट मेक आईआईटियंस, आईआईटियंस मेक आईआईटी। तो क्या होता है ना, मूविंग एक्सिस, जैसे आई दिल्ली में कोर्स होता है, राइट, आज भी मुझे उसका नाम याद है, AM110 N, ये कोर्स होता था। इसमें कहानी ही शुरू होती है मूविंग एक्सिस। इसमें जाती सबसे पहले पढ़ाते हैं कि देखो बेटा, एंगुलर वेरिएबल्स होते हैं r थीटा फाई, इसकी कैलकुलस सिखाते हैं। फिर बोलते बेटा आ जाओ बढ़िया सवाल देते हैं। फर्स्ट माइनर का सवाल बता रहा हूँ, आई दिल्ली के मेरे इस पेपर में जो आया था। एक ऐसे डिस्क घूम रही थी, ठीक है, वो डिस्क जिस एक्सिस के बाद घूम रही थी, वो एक्सिस ऐसे घूम रही थी, वो जिस पे माउंटेड थी वो भी घूम रहा था, और वो जिस पे माउंटेड था वो भी घूम रहा था। 4 लेवल के रोटेशन। और प्रोफेसर ऐसा महान इंसान 80 नंबर के पेपर में 30 नंबर का एक सवाल दे दिया, जाओ मरो। और करना कुछ नहीं था, 4 से 5 पेज का सॉल्यूशन था, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, आंसर आ गया। क्वेश्चंस होती है क्लियर कट, करते जाओ। हाँ कोई इमोशनल हो जाए, कोई दिल से सोचने लग जाए, फिर अलग बात है। आर्टिस्ट लोगों का तो देखो खेल है। मुझे आज भी सवाल याद, मेरे सवाल में 30 में से 28 मार्क्स आ गए थे, लास्ट स्टेप में कैलकुलेशन में लफड़ा कर दिया।
तो लिखते जाओ बस, आ जाएगा। अब आप सोचो कि इसको अपन अरे बना लेनी चाहिए, क्यों रिसर्च कर रही हैं आप? उन्होंने, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, वो गलती से उन्होंने क्या किया, 2-1 साल मूविंग एक्सेस पे सवाल दे दिए। अब कहाँ दे रहे, अब तो सुधर गए ना। और आप तो क्या अभी का जेई देख रही हैं, मैं जेई 97 का ही बता सकता हूँ। जेई 97 का बताता हूँ। चलो मैंने आप लोगों को फ्रिक्शन के ऐसा सवाल जो सॉल्व नहीं हो सकता वो दे सकता हूँ। पता नहीं मैंने आपको कराया था कि नहीं कराया था। मेरे पास तो बहुत सारी कंफ्यूजिंग चीजें आप लोगों के लिए, वो तो मैं कंट्रोल करके पढ़ाता नहीं हूँ कि क्यों आप लोगों को ड्रॉपर्स है, क्यों आप लोगों को कंफ्यूज करना। वैसे ही आपकी जिंदगी में तकलीफें कम नहीं है। मतलब जो भी है, ये मास 10 किलो, म्यू 0.5, एफ की वैल्यू 25 मिनट, अभी 20 मिनट का फोर्स लगा रहे हैं। बताओ फ्रिक्शन कितना लगेगा, नॉर्मल कितना लगेगा। देखिए अब आप तो सब ज्ञानी लोग हैं, महात्मा लोग हैं, मुझ जैसे अज्ञानी के कुछ शंकाएं हैं, उनका मुझे जवाब चाहिए। 20 माइनस एफ माइनस एन इज इक्वल टू जी। मैं तो न्यूटन के लॉ के बेसिस पे इतना लिख पा रहा हूँ। अब आप ज्ञानी महात्मा लोग इस एक इक्वेशन, दो अननोन को कैसे मतलब सॉल्व कर ले रहे हैं, कृपया मुझे ज्ञान दीजिए, हाथ जोड़ के बैठा। राइट, कोई टाइप कर रहा है क्या? टाइप कर रहा हो तो लिख दो। हाँ सर मैं टाइप कर रहा हूँ सर, आंसर। नहीं तो मैं ऐसे ही हाथ जोड़ के बैठा रह जाऊंगा अगले आधे घंटे तक। तो प्लीज अंडरस्टैंड व्हाई इट कैन नॉट बी सॉल्व। आप बोलेंगे साहब मेरे को तो लग रहा है पहले नॉर्मल लगेगा, मैं तो कन्विंस्ड हूँ साहब नॉर्मल लगेगा। ये वो सवाल नहीं आया था जेई में, इसका थोड़ा सा डिफरेंट वर्जन आया था। भाई मुझे एक चीज बताओ, मैंने हो सकता है यहाँ पे पहले ड्राई आइस बिछा रखी हो, फ्रिक्शन पहले जीरो रहा हो, इसलिए नॉर्मल लगेगा, वहां तक तो समझ में आती है बात। लेट्स से इट वाज अदर वे राउंड, यहाँ पे फ्रिक्शन तो सफिशिएंट था, इसी दीवार बाद में चुनी, फिर रुका हुआ था, फिर बिल्कुल सटा के दीवार चुनी। या दीवार से पुश कर रहे थे पहले, फ्रिक्शन को थोड़ा सा लगने दिया 10 न्यूटन, बाकी दीवार से पुश कर रहे थे और उसी स्थिति में छोड़ दिया। मतलब यू कैन नॉट। तो 97 में उन्होंने इस पे सवाल दे दिया था, फिर बाद में उन्होंने रिपीट कभी नहीं किया। सब्जेक्टिव जमाना था वो तो उन्होंने मार्क्स वार्क्स दे दिए होंगे उस जमाने में।
वो भी नहीं आया था अपना राइट टू इंफॉर्मेशन, तो उनको सही आंसर क्या है, सोल्यूशन क्या है, कुछ बताने की आवश्यकता भी नहीं थी। ये तो अब इनके वो खुलते हैं बिकॉज ऑफ आरटीआई, इनको अपने पब्लिश करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है, सुप्रीम कोर्ट में पूछ बोल भी देते भाई कि साहब हमें बताओ तो सही मेरे को कितने मार्क्स आए। ऐसे कैसे, भगवान थोड़ी आईआईटी के प्रोफेसर। इसलिए इनको आरटीआई की वजह से पब्लिश करना पड़ता है, तो इनकी खुलेआम बेइज्जती होती है, हर साल बेइज्जती कराते हैं। केमिस्ट्री में तो फिर भी निकल जाते हैं, क्योंकि उसमें तो क्या है, एक एक्सेप्शन का दूसरा एक्सेप्शन का तीसरा एक्सेप्शन दे देंगे। केमिस्ट्री वाले हमारे टीचर थोड़ी कम परेशान होते हैं, हर साल बेचारे परेशान होते हैं। ये बड़ी बड़ी पोथे लेके बैठे रहते हैं, देखो इस पोथे में तो ये लिखा है, इसके एक्सपेरिमेंटल डेटा भी है, पर फिर भी ये वो वाला आंसर दे रहे हैं। मैं भी एक बड़े सीनियर केमिस्ट्री के टीचर से मिला, वो बेचारा बोलता है, वो मेरे से भी 1 साल सीनियर कि ना, मैं एक सीरीज बनाने की सोच रहा था कि केमिस्ट्री की एनसीईआरटी में क्या गलतियां हैं, कैसे इलॉजिकल, पेज बाय पेज यूट्यूब, और वो बंदा है, इसका कैपेबिलिटी है उसमें। मैंने कहा यार इनसे, वो खुद ही बोल रहा था, मैंने सोचा यार एनसीईआरटी वाले से मुंह लग के मेरे को क्या मिलेगा, कैपेबल है बंदा, सुपर सीनियर, उठा के मैक्सिमम मतलब टीचर्स के। तो ये तो केमिस्ट्री क्या है। बड़े आगे फिजिक्स में इतने प्रपंच करते थे, मत लगाओ दिमाग बेटा, कोई फायदा नहीं होगा, बढ़ा लेनी चाहिए। आप ये जो 2016-17 ये जो ब्लैक ईयर्स है ना जेई के रोटेशन के, इसमें सोचो कि कोई फायदा नहीं होने वाला है, कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ दर्द ही मिलेगा। ये पागल हो गए थे, और वो दोनों पेपर में एक ही थीम पे दिए, दैट इज रोटेटिंग एक्सिस। नहीं तो रोटेशन के आप जेई के बाद के या पहले के सवाल देख लो, 19-20 के सवाल देख लो रोटेशन के, कोई लफड़ेबाजी नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सवाल है। और 15 के पहले के देख लो, उससे सुंदर सवाल नहीं मिलेंगे आपको ये सवाल। तो थीम यही थी जेई की, और मोस्टली वो उस पे स्टे कर रहे मोस्टली। कभी कभी एक बार एक्सेप्शन को रूल मत बनाओ, बस यही है। बाकी तो जैसा किस्मत में है, गरीब देश में है, जो किस्मत में होगा सो मिलेगा। हाँ, डायलेक्ट्रिक पे पूरा गलत सवाल दिया। मेरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाते हुए डर लगता, क्या करूँ, आत्मा कांपती है। ठीक है, IUR कंप्लीट। अब देखिए, इसके बेसिस पे वेलोसिटी निकालूंगा ना तो ठीक हो जाता है। एक्सेलरेशन कहीं सही आएगा कहीं गलत आएगा, बस इतना सा करके छोड़ो, करके नहीं दिखाना चाह रहा है ना। भाई मैं आपको एक सिंपल सा बताऊं, जब मैं आईआईटी में था तो बहुत सारे प्रॉफ बाहर की यूनिवर्सिटी से पीएचडी करके आते थे। अब जो प्रॉफ्स है वो आईआईटी से पीएचडी कर लिए, दैट इज मतलब ठीक है वाली बात। उनके पेपर पब्लिश होते थे, मतलब प्रोफेसर पुष्पा बजाज थी मेरे डिपार्टमेंट में, वो किसी की रिकमेंडेशन लिख दे कि ये स्टूडेंट अच्छा है, तो उसको ऐसा बोला जाता था दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी 100% स्कॉलरशिप के लिए मना नहीं करेगी, पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी भी मिल जाए, कोई भी यूनिवर्सिटी।
उस पर्टिकुलर फील्ड। अब तो नहीं रही वो। उनके रूम में जाओ तो सर्टिफिकेट लगे होते थे, इसरो के लिए ये किया है, नासा के लिए वो किया है, उस फला यूरोपियन एजेंसी के लिए ये किया है। इंडिया का जो उस समय री एंट्री व्हीकल था, पृथ्वी का कुछ काम चल रहा था, तो उसमें ना कुछ कार्बन फाइबर लगना होता है ताकि जले नहीं। वो सब पे रिसर्च की थी। पॉलीमर साइंस की फील्ड में उनका नाम बोल दो, मतलब किसी पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर डिस्टेंस। हाँ हाँ, नहीं श्रीजन जी, नहीं, क्या बोल रहे हैं आप? रेडियस ऑफ कर्वेचर तो v स्क्वायर बाय a परपेंडिकुलर से आएगा यार, इसको कहाँ कर रहे? इससे रिलेट मत करो भाई। अच्छा पॉइंट बोला श्रीजन जी। सब में ही खतरा है, इसलिए मत करो, क्योंकि फिर वो कुछ गलत सलत देंगे तो उसकी कहाँ गलतियां करेंगे उसका मैं कैसे बताऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टाउ इज इक्वल टू डीएल सिस्टम बाय dt और आई अल्फा में अंतर। तीन अंतर है, प्रूफ नहीं दूंगा, बस रिवाइज करवा देता हूँ, फिर आप लोग जो कहेंगे वो लिखो। बाहर की यूनिवर्सिटी में क्या डिफरेंस है? देखो यार, रिसर्च या पढ़ाई साइंस ना सिंपल सी कहानी है। साइंस जितने ज्यादा ट्रायल करोगे उतने ज्यादा चांसेस ऑफ सक्सेस है। इंटेलिजेंस लेवल सब जगह इंसानियत एक जैसा ही। पैसा ज्यादा होता है तो ट्रायल ज्यादा कर सकते हो, ट्रायल ज्यादा कर सकते हो, सक्सेस ज्यादा होगा, खत्म हो गई बात। बेबी वैक्सीन कैसे बन गया 1 साल में? पैसा दे दिया, बोला बेटा फेल होने में कोई टेंशन नहीं है, तो जो वैक्सीन आ रहा है हमको वो दिख रहा है। इन्हीं सब कंपनीज ने, फॉर एग्जांपल फाइजर ने 20 अलग अलग चीजें ट्राई करी होंगी, जिनमें से यार 200 अलग अलग चीज ट्राई करी होंगी, एक जो सक्सेसफुल है उसको पब्लिश कर दी, 200 बाकी 199 को कर दिया था। वो 199 किसी को पता ही नहीं। That's all. So most important is become rich as a country, as a nation, as a person. बढ़े आगे। पहली चीज, यहाँ पे सिर्फ एक्सिस के पैरेलल टॉर्क आता है, राइट? कंप्लीट टॉर्क आता है, ठीक है क्या? दूसरा, ओनली फॉर रिजिड बॉडी, इसका आप चाहें तो भी एक एग्जाम्पल, ओनली फॉर रिजिड बॉडी, वैलिड फॉर एनी सिस्टम। तीसरा, अनफॉर्चुनेटली मेरी सबसे रिस्पेक्टेड, सबसे फेवरेट किताब तक में भी उन्होंने इसको गलत किया हुआ है, फॉरेन बुक में भी, कैन बी रिटन इन फॉरेन बुक अबाउट any
पॉइंट बोल रहा हूं, अज्यूमिंग कि आप सूडो फोर्स का टॉर्क लिख लेंगे, ठीक है ना। एक्सिस मे और मे नॉट लाई ऑन रिजिड बॉडी, है ना। बढ़े आगे। सूडो फोर्स का टॉर्क लिख लीजिएगा जतिन गुप्ता जी, इसलिए इनर्शियल इतना जरूरी नहीं है कि सूडो फोर्स का टॉर्क लिख रहे थे, ठीक है। थर्ड पॉइंट का एग्जांपल पहले लेता हूँ, छोटा सा है, फिर दूसरा ले लूंगा। ये मैंने लिया भी नहीं है पहले कभी, सिंपल सा सवाल है। ये अपन ने रस्सी से बांध रखा था, फिर रस्सी को काट दिया, याद है सबको ऐसा सवाल, राइट। इसमें अपन इंच का फोर्स पूछते थे, कितना लग रहा है। इसको ऐसा करते हैं, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, सेंटर ऑफ मास ले लेते हैं एक पॉइंट, क्योंकि टाउ सी एम इजिकल टू आई सी एम अल्फा तो एक्सलेट होगा तब भी वैलिड है। किसी को एडवेंचर करना हो तो आप पॉइंट पी भी ले सकते हैं, लेकिन फिर सूडो फोर्स का टॉर्क लिखना पड़ेगा, दैट इज योर चॉइस। एक पॉइंट लेते हैं ये, क्यू, जो यहां से एल दूरी पे हो। अरे एक्सिस ले ले यार, ये क्या है? यहाँ पे अपने इसमें फर्क नहीं पड़ता बेटा, बिकॉज यहाँ पे कुछ चेंज होना नहीं होता है। बेटा सवाल सॉल्व कर लो यार, ये वाला पहले क्यू के अबाउट कर लो और ओ के सी के अबाउट कर लो। I need a break of 1 minute, I'll be back.
गुप्ता जी कौन सा आपको निबंध लिख के आना है यार? मैं समझा दूंगा, कोई फायदा होगा नहीं। R cross F जब लिखते हैं तो about a point. तो जब component lyric line के along तो just talk about X. But all right, here we go. Q के about tau is equal to dl by dt लिखूंगा और Q के about tau is equal to I alpha लिखूंगा. Let's see the difference. ठीक है, नॉर्मल आप लोगों ने निकाल रखा होगा कितना होता है, तो चेक कर लेंगे किससे आंसर आ रहा है. क्योंकि अबाउट टाउ इज इक्वल टू डीएल बाय dt लिखूंगा तो टॉर्क कितना आएगा, mg 3l by 2 minus nl is equal to d by dt of angular momentum. एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट प्लस सेंटर ऑफ मास का, सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या आएगा, ml स्क्वायर बाय 12 ओमेगा. सेंटर ऑफ मास का क्या आएगा, 3l by 2 r क्रॉस mv. v कितना होगा, ओमेगा l by 2. राइट, जबकि टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा लिख दो इसके अबाउट, ये वाली साइड तो ये क्या ही होगी, ये साइड क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूजिंग द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस ml स्क्वायर बाय 12 प्लस m 3l by 2 का स्क्वायर इनटू अल्फा. आप चेक कर लीजिएगा, इससे आंसर आएगा, इससे नहीं आएगा. टॉर्क तो यही रहेगा ऊपर. ये क्या है, क्लियर है. तो इस मोमेंट में तो ठीक है ना, और मैं समझा नहीं ओवर सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस क्यों चेंज होगा, तो l by 2 ही रहेगा बेटा. Q एंड सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस चाहिए ही नहीं हमें टॉर्क के लिए. आपको या तो एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन नहीं आती है ये वाली, ये बहुत लोग इसको गड़बड़ करते हैं समझने में. ठीक है, और कोई डाउट्स? इसके ऊपर ही मैंने वैसे तो सवाल लिए रखे हैं, आप बोले तो और ले लेता हूँ. तो या तो
सिंपल ही सवाल वापस से लेना हो जो पहले ले चुका हूं तो ये रहा। ये पुली है, आर रेडियस एम मास की, राइट। इस पूरे को सिस्टम लेके टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा से सॉल्व करिए और टाउ इक्वल डी बाई डी सॉल्व करिए, फिर बात करते हैं। अब ये ओमेगा से घूम रहा है, मान लीजिए ये v1 से चल v से नीचे चल रहा है, ये v से ऊपर चल रहा है, तो इसके लिए टाउ इक्वल डी बाई डी लिख सकते और उससे इनफैक्ट आंसर भी जल्दी आ जाता है क्योंकि टेंशन इंटरनल फोर्स है।
आया समझ में कि नहीं आया? एंड v वुड बी इक्वल टू ओमेगा, सीधे सोल्यूशन आ जाएगा। ऑन द अदर हैंड यदि अपन एक एक इसको पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने की कोशिश करें तो कुछ निकलेगा ही नहीं, इट वुड नॉट मेक एनी सेंस। ठीक है, बाकी तो आप S2 कर लीजिए रिजिड बॉडी की, उससे ऊपर कुछ नहीं है यही सिलेबस के हिसाब से। सो वी आर डन विद दिस। मैकेनिक्स अब हम और नहीं करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है लिस्ट में? हीट। ठीक है, तो हीट में बड़े मार्क्स वाली चीज है, हीट में अच्छे मार्क्स मिलते हैं, तो विल बी डूइंग दैट। ठीक है, चलिए। हाँ ठीक है, रिविजन ही करना है भाई, पढ़ाना थोड़ी है यार। आप बोलोगे तो और ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं, टेंशन। सारी इंपॉर्टेंट बातें करो, बाकी तो आपको होमवर्क